को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिए गए हैं। यहां अकेले मोतीहारी में ही 5 लाख से ज्यादा किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। साथियों, न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। दशकों तक हमारे देश में 110 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था। वो जाने, उनका नसीब जाने, ये हाल कर दिया था। हमने इन जिलों को प्राथमिकता दी। पिछड़े जिले के बजाय उन्हें आकांक्षी जिला बनाकर इनका विकास किया, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को भी आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था। हमने इन आखिरी कहे जाने वाले गांवों को, वहां के विकास को प्राथमिकता दी और हमने नाम ही, व्याख्या ही बदल दी। वो आखिरी नहीं, वो देश का पहला गांव है, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। दशकों तक हमारा ओबीसी समाज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी, जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। अब इसी भावना से एक और बहुत बड़ी योजना शुरू की जा रही है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि के मामले में सबसे पिछड़े 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां खेती से जुड़ी संभावनाएं तो भरपूर है, लेकिन पैदावार और किसानों की आय के मामले में ये जिले अभी भी पीछे हैं। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता देकर मदद दी जाएगी। यानी पिछड़े को प्राथमिकता। इसका सीधा लाभ देश के करीब 2.25 करोड़ किसानों को होगा और इसमें बहुत बड़ी संख्या मेरे बिहार के किसान भाई बहनों के रहने वाली है। साथियों, आज यहां
रेल और सड़क से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं से बिहार के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। देश के अलग अलग रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। मोतिहारी बापू धाम से दिल्ली आनंद विहार तक भी अब सीधे अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। मोतिहारी रेलवे स्टेशन भी अब नए रूप में नई सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा है। दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होने से यह रूट पर यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। साथियों, चंपारण की धरती का जुड़ाव हमारी आस्था और संस्कृति से भी है। राम जानकी पथ मोतिहारी के 70 घाट, केसरिया, चकिया, मधुबन से होकर गुजरने वाला है। सीतामढ़ी से अयोध्या तक जो नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है, उससे श्रद्धालु चंपारण से अयोध्या जाकर दर्शन कर सकेंगे। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ है बिहार में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। नीतीश जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यह मेहनत किया है। श्री चंद्रमोहन राय जी जैसे विभूतियों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति देनी है। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसी के साथ मैं एक बार फिर आज की परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। आपने एक नई गति प्रदान की है। आपके ऊर्जावान नेतृत्व में अब ना झुकेगा भारत, अब ना रुकेगा भारत, अब ना थमेगा भारत, बल्कि अब तो आगे आगे और। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। सुनिए। तो बिना नाम लिए लालू यादव पर पीएम का हमला। आपसे कुछ ही देर पहले मोतिहारी के लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहां पर अपने विकास के कार्य गिना रहे थे। परियोजनाओं जिनका शिलान्यास किया जाना है वो भी प्रधानमंत्री ने एक एक करके बताए। साथ ही बिहार में लालटेन वाला दौर था, ये प्रधानमंत्री ने कहा। बिना नाम लिए निशाना साधा लालू प्रसाद यादव को। बिहार को विकास की रोशनी एनडीए ने दी है, ये भी प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में कहा।
पहले बिहार में लालटेन वाला दौर था, जाहिर तौर पर यहाँ पर पार्टी का निशान प्रधानमंत्री ने बताया और निशाना साधा आरजेडी पर, लेकिन लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि रोशनी विकास की एनडीए की सरकार लाई। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अहम बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और वो संकल्प मैंने पूरा किया है। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के संकल्प को पूरा किया है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। पिछले 2 महीने में ही बिहार में मुद्रा योजना के तहत लाखों लोन दिए गए हैं। यहां चंपारण के भी 60,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन मिला है। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। और इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। चैतन्य को भिलाई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। आज उनका जन्मदिन भी है और गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। ईडी की टीम पहले भी चैतन्य बघेल से पूछताछ कर चुकी है। आज सुबह ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम बघेल के भिलाई वाले घर पहुंच गई। शराब घोटाले के आरोपों से छत्तीसगढ़ में की गई सियासत गर्मा गई। ईडी ने कई बार भूपेश बघेल और उनके सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी की है, लेकिन आज उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए लिखा कि आज बेटे का जन्मदिन है, केंद्र सरकार ने तोहफा भेजा है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है भूपेश बघेल के बेटे की। ये गिरफ्तारी के समय का वीडियो आप देख रहे हैं। सुबह से ही छापेमारी चल रही है। भिलाई से ये गिरफ्तारी हुई है चैतन्य बघेल की। सुमी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। सुमी, एक बड़ा झटका सुमी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को मिला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये कार्रवाई की जा रही है, चैतन्य बघेल को आज इसी मंशा से ईडी की टीम आई थी कि चैतन्य बघेल को अरेस्ट करना है। और अब कांग्रेस भी विधानसभा के ऑपोजिशन कक्ष में लगातार हडल में है, यानी कि साथ में बैठ के अब आगे की स्ट्रैटेजी को तय किया जा रहा है। और जिस तरह से हमने विजुअल्स देखे कि बहुत सारे विधायक, कांग्रेस के ऑपोजिशन के विधायक रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। 6 गाड़ियों में आज सुबह ईडी के ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे थे। और मैं आपको बता दूं, ईओडब्ल्यू और एसीबी की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस पर लगातार चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू के सोर्सेस के हवाले से जिस तरह से उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, ऑलरेडी 29 ऑफिशियल्स पर कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें से 22 अब भी स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत थे, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया तत्काल इस कार्रवाई के बाद। ईओडब्ल्यू ने 4थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस पर दायर कर दी गई थी और उसी में 29 लोगों का नाम इसमें दायर किया गया था। अब ये पूरा मामला ईओडब्ल्यू ने यही खुलासा किया है कि मॉडस ऑपरेंडी इसकी समझने लायक है कि किस तरह से पार्ट बी लिकर बनाया जाता था, ए पार्ट लिकर और बी पार्ट लिकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा।
ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का पान बहार, पहचान कामयाबी की। Moto G96 5G, all eyes on you. ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, नो ट्रैक्स। Glass partition systems by Ozone makes the world go. How is he always winning? Gotta heads on spin, never blending, dripping in, like so clean. Moto G96 5G। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां ईडी शराब घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और ईडी की टीम सुबह सुबह उनकी आवास पर छापेमारी के लिए पहुंची है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी मुख्य रूप से पता लगाने के लिए है कि क्या कोई राशि कथित तौर पर उनके बेटे के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंची थी या फिर नहीं। तो शराब घोटाले मामले में बघेल के बेटे के घर पर यह छापा मारा जा रहा है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर सुबह सुबह 3 गाड़ियां के साथ ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं और जांच पड़ताल की जाती है। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और आज वो अडानी का मामला उठाने वाले थे और उनका ये साफ साफ कहना है कि जिस दिन वो अडानी का मामला उठाने वाले थे और उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल का जन्मदिन है आज, तो जिस दिन ये 2 चीजें थी उसी दिन ईडी ने उनके घर पे वापस से दस्तक दी है और इनफैक्ट ईडी ने शराब घोटाले में ये दस्तक दी है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं विजुअल में काफी सारे कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश वो साफ नजर आ रहा है और भूपेश बघेल भी यहाँ पर मीडिया से अपनी बात को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार वेंडेटा पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि किस तरह से ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत हेवी सिक्योरिटी के बीच में यहाँ पर लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। तो देखेंगे यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और वो पैदल अपनी गाड़ी तक यहाँ पर जा रहे हैं। हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दी गई है। मेरे बेटे का जन्मदिन है, पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। तो सुबह सुबह करीब 3 गाड़ियां पहुंचती हैं और व्यंग भरे अंदाज में भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि 2023 में मेरे ऊपर छापे मारे गए थे और अब मेरे बेटे पर। ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे, परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। हम राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले, जहां आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी भाई नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। सुमी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमी, देखिए बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है, जाहिर तौर पर कोई मनी ट्रेल सामने आया होगा, इस वजह से ईडी की छापेमारी हो रही है। क्या ये पूरा मामला, सबसे पहले तो ये बताइए, और अगर इतने ही पाक साफ हैं भूपेश बघेल तो फिर जांच से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों अडानी तक पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, भूपेश बघेल के घर में फिर से रेड लगी है और इनफैक्ट ईडी की ये जो रेड है 6 गाड़ियों में अधिकारी आज सुबह 6 से 6:30 के बीच उनके भिलाई स्थित निवास पर पहुंचे और वहां पर ये रेड लगातार अभी चल वजूद विधानसभा आज और उन्होंने ये ट्वीट करके, उन्होंने 6:30 बजे ये ट्वीट करके लोगों को बताया कि ये रेड लगातार उनके घर पे चल रही है और वापस रेड उनके घर पे ये ईडी शराब घोटाले में ये रेड चल रही है। मैं आपको बताऊं, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी एसीबी, स्टेट एसीबी और ईओडब्ल्यू इसमें कैरी कर रहा है, जिसपे 4th सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी अभी रिसेंटली फाइल हुई थी, जिसमें 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक्साइज मिनिस्टर
कवासी लाखमा का भी नाम था। और बताया जाता है कि शायद जो प्रोसीड्स है, इलीगल प्रोसीड्स है शराब घोटाले के, वो शायद सीएम हाउस भी गए हों और भूपेश बघेल इनफैक्ट तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए ठोस कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से। अब आउटकम क्या होता है वो देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तराखंड के स्कूलों में गीता श्लोक पढ़ाने के फैसले के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ा है। विपक्षी पार्टी के नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक नई पहल शुरू की है। अब हर दिन प्रार्थना सभा के दौरान श्रीमद् भागवत गीता रामायण का एक श्लोक पढ़ने का फैसला जारी किया है और आदेश के मुताबिक छात्रों को श्लोक का अर्थ और उसका वैज्ञानिक महत्व भी समझाया जाएगा। सरकार के फैसले पर उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा है। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने गीता के साथ साथ कुरान और बाइबल के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में जो कुछ लिखा है उसे भी पढ़ाने की बात की है। अब समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो कुरान और बाइबल की बात करेंगे ही। मेरा ये मानना है कि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। जो गीता के अगर श्लोक पढ़े जा रहे हैं तो जो कुरान शरीफ में लिखा है या बाइबल में लिखा है या गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा है, जो चीजें सेम है, क्योंकि सारे ही मजहबों ने इंसानियत के पैगाम दिए हैं, वो क्यों नहीं पढ़ाए जाते? वो उनको भी बताया जाए ताकि ये नफरतों की दीवारें गिरें और इंसान को और हिंदू मुसलमान को सबको ये एहसास हो कि हमारा पैदा करने वाला एक है, हमारा पालनहार एक है, हम अलग अलग तरीके से उसकी इबादत या पूजा किया करते हैं। वो तो कहेंगे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस कुरान और बाइबल पढ़ाने और पढ़ने वालों का अंतर है ना। वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य अलग है और जो कुरान और बाइबल के पीछे का उद्देश्य अलग है, तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। अगर भगवत गीता से किसी को समस्या नहीं है तो वैसे ही कुरान से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बाइबल से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इस देश में हम सब ही अपनी जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब का बराबर का सम्मान करते हैं। किसी की आस्था का मामला होता है और किसी का संवैधानिक व्यवस्था का मामला होता है। इसी के साथ यहाँ रुकना होगी। शो से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा।